आपका दोस्त और होस्ट महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से इस हाउसिंग कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत। गुड इवनिंग टू ऑल। और दोस्तों आज का विषय है हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जो हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग्स होती है एंड मिनट्स राइटिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय होता है, क्योंकि जो लिखे हुए चीज होते हैं उसके बड़े मायने होते हैं लिखित दस्तावेज के। उस विषय पर हाउसिंग सोसाइटी मीटिंग्स एंड मिनट्स राइटिंग पर कीनोट स्पीकर है हमारे मिस्टर विजय सामंत जी, जो हाउसिंग सोसाइटी कंसल्टेंट हैं और महासेवा से भी जुड़े हुए हैं और महासेवा के ऑलरेडी जुड़े हुए हैं पहले से भी। तो इस विषय पर वो ज्यादा प्रकाश डालेंगे हमारे कीनोट स्पीकर। और मॉडरेटर हैं राजीव सक्सेना जी, जो चेयरमैन है टास्क फोर्स महासेवा के और फाउंडर है डायरेक्टर सीईओ है माय सोसाइटी क्लब के। दोस्तों उन दोनों का स्वागत करते हैं। तमाम पार्टिसिपेट की तरफ से मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और इस लाइन से स्वागत करता हूं कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। हम स्याही से लिखे हुए मिनट्स की बात कर रहे हैं, आज मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो विजय सावंत जी ने बहुत मेहनत की है तमाम विषयों पर, और जो तमाम मीटिंग्स और मिनट्स के लिए जो मेहनत करते हैं, जो लिखित दस्तावेज करते हैं, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, वो कभी फंसते नहीं है। इस तरह की बात करते हुए मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ही गुणी वक्ता साथ में है हमारे मिस्टर विजय सामंत जी। और ये महासेवा के साथ में तो जुड़े हुए हैं, साथ में और बहुत सारे चीजों में जुड़े हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मिस्टर सावंत जी एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और रिटेनर है बहुत ही सोसाइटी के, मोर देन अबाउट 100 सोसाइटी के साथ में वो जुड़े हुए हैं। He provides his professional service as a PMC to many housing societies. He's an ex-vice president of Maharashtra Housing Society Welfare Association and has co-authored a few publications on housing society related matters. Mr. Sawant was also an ex-jury member of Lok Adalat in District Consumer Forum. So he has a very good experience from the legal side of the discussions and points, which he I'm sure आज हमारे साथ में जो बात करेंगे तो आप उसमें उसकी झलक देखेंगे. Please take over आज का सेमिनार and help the or make the our participant benefited of with your knowledge and experience. Over to you, sir. Namaskar. A big welcome to all those who are participating in today's webinar, and of course a special thanks to Rajiv ji, Sunil Sharma ji, Naresh Pai, हमारे विशाल बामणे, and a special thanks to our Mr. Ramesh Prabhu for inviting me. Thank you very much. Before I start my presentation, let me brief you with a few of my observations and the reason why I agreed to make this presentation. It's a known fact that majority of us have faced a Herculean task, when we are going to achieve our dream house, maybe a flat, a terrace flat, an office, a shop, a garage, whatever it is. The general perception is that once we achieve our goal, then all the problems are over. All the troubles are over. But it's the other way around. Once you become the member of the society, then actually the problems start. Now, when I say that, there are ways of resolving issues. There are ways of living happily in a society also. But unfortunately, people only remember the perks and privileges as a member. मतलब मैं जब एक मेंबर बनता हूँ सोसाइटी का, तो मुझे अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस याद है, लेकिन मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. Now, to begin with, as a member of the society, one needs to follow the laws and rules under which the society is governed. Obviously, जो सोसाइटी का गठन होता है, so it is governed under the NPS Act, rules and bylaws of the society. And as a bona fide member, you are expected to follow these laws. As a member, it is necessary that you voluntarily participate in the society-related affairs, beginning with maybe attending the meetings, participating in the MP elections, or accepting the post of the office bearers in order to ensure that a fair and proper governance is given to the society. It is therefore very necessary to understand
the various aspects related to the society meeting and the minute writing. मतलब this is one of the reasons why I thought इस विषय के बारे में थोड़ा सा लोगों से जो नॉलेज है जानकारी वो शेयर किया जाए. In fact, to be very honest with you, like how Ramesh Prabhu has always been saying that we learn more from you when we interact with you. Now, in many years of the experience that I have got, in this cooperative sector, I have attended many general body meetings and encountered many situations. मजे की बात ये है, whenever I go to the society, whenever I meet the members, there is this typical thinking that the members carry. हर सोसाइटी ये समझती है, सामंत सर आप नहीं जानते हो, हमारी सोसाइटी हटके है, हमारी सोसाइटी थोड़ी अलग है. मजे की बात है कि हर सोसाइटी को ऐसे, हर मेंबर को ऐसे लगता है कि बाकी का सोसाइटी का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी सोसाइटी थोड़ी हटके है. लेकिन द मैटर ऑफ द फैक्ट, लेट मी शेयर विथ यू, द मेंटालिटी ऑफ एवरीबडी लिविंग इन द हाउसिंग सोसाइटी इज सेम. मतलब I am yet to come across some society which can say that we boast of something different. Because society क्या है basically? It's a place where people of different creed, caste, systems, of different financial status, social abilities, अलग-अलग भांति के लोग एक साथ रहते हैं, उसी को सोसाइटी कहते हैं. तो जाहिर है जब अलग-अलग तरह के लोग होंगे, सोच अलग होगी, थिंकिंग अलग होगा, व्यवहार अलग होगा. इन सबको लेके चलना, उसी के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट बनाया गया. लेकिन लेट मी टेल यू, आई मीन जोक्स अपार्ट, आई मीन अदर टेक इट एज अ जोक, ऐसा कहा जाता है द बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन देखना है तो कहाँ जाओगे? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. ये वो जगह है जहाँ बाकी सब है, कोऑपरेशन नहीं होता है. लेट मी शेयर सम एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव गॉट ऑन द एजीएम्स एंड जनरल बॉडी, बिकॉज आज का विषय मेरा मिनट सेटिंग है, तो जाहिर है इट इज कनेक्टेड टू द मीटिंग. AGM, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, ये एक मीटिंग है जो साल में एक बार होती है. और कई बार मैंने देखा है पीपल वेट फॉर दिस मीटिंग, अब होने वाली, अब होने वाली. अब इस मीटिंग में जब आप जाओ, बिकॉज एज आई सेड आई हैव अटेंडेड मेनी मीटिंग्स, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स इन सोसाइटी, so I'll share some experiences with you. When I go to these meetings, I have observed that the early birds, that the first people to arrive for the meeting are who? Office bearers. I always congratulate them. अरे क्या बात है, आप बिल्कुल टाइम में आ गए. तो कोई एक उसमें से डायलॉग मारता ही मारता है, सर क्या करे, कमिटी में सिलेक्ट किया है, मेंबर है तो आना ही पड़ता है, वरना अपना तो 11 बजे तक सोने का प्रोग्राम था. कमिटी सिलेक्ट किया है, एज अ कमिटी मेंबर बना है तो आना पड़ता है. अब इस मीटिंग में you will see there is a small bunch of people who are again diligently sitting right from the beginning of the meeting. These are those enthusiastic society members who are there to find out कि आज क्या होने वाला है, आज क्या नया है. Invariably, I don't know, it's a very funny situation. बहुत सारी मीटिंग्स में बहुत सारा टेंशन देखने को मिलता है. ऐसा लगता है कि कोई टाइम बम लगा हुआ है, वो फटने वाला है, एंड पीपल आर सिटिंग विथ होल्डेड ब्रेथ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. एंड हर जनरल बॉडी का ऑल्सो द एजेंडा इज ऑलरेडी गिवन. एजेंडा विद द परमिशन ऑफ चेयर इज व्हाट पीपल फ्लॉक टू लिसन टू. उसके बाद वो टॉपिक लेने वाला है और उसमें क्या होगा देखा जाएगा. नाउ एवरी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग दैट यू अटेंड, जैसे मैंने कहा कि एमसी मेंबर्स जो है वो तो बिल्कुल रहेंगे, एंथुसियास्टिक रहेंगे. उसके बाद यू विल फाइंड ऑलवेज न्यू फेसेस. मतलब हर जनरल बॉडी में नए नए फेसेस देखने को मिलते हैं. अब ये नए फेसेस क्यों देखने को मिलते हैं उसका मैं आपको कारण बताता हूँ. ये वही लोग हैं जो मीटिंग में इसलिए शिरकत करते हैं बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम. मतलब उनको पता है कि अपना प्रॉब्लम है तो उसको लेकर कहाँ जाना है, जनरल बॉडी में जाना है. इट्स द राइट थिंग टू डू because general body is the right forum where you have to voice your issues. It's absolutely the right thing you are doing by attending the general body meeting. But I have one objection. That objection is very simple. These people, they settle down in the meeting, they put forward their issues. Once the issue is resolved, unfortunately, they leave the meeting and so they only remain in the meeting till their problem is solved, which is wrong. As a member of the society, not only getting reprieve to your own questions, but you should also be present to contribute
towards the decision making in that general body meeting, which is very, very important. As a member, as I said, you've got perks and privileges. So now let's begin with the types of society meetings and the other details connected to it. Okay. So my topic today is, as I said, housing society meetings and minutes writing. Now, please understand, there are 4 types of meetings, okay, in the society which are conducted. One is the first general body meeting, where builder ने society form की है और handover होना है in those kind of circumstances. One is the annual general body meeting, AGB जिसे हम कहते हैं, जो साल में एक बार conduct होती है. Then there is a special general body meeting, which is conducted n number of times that you require. And of course, the managing committee, which at least once a month is required to be conducted. Now, all these meetings that the society is going to conduct, there are notices and circulars that are required to be issued for calling this. Now, what does this notice and circulars carry? They will be announcing the society related issues. They will talk about maybe the latest changes in the laws and or rules, and anything that is concerning the general public, that has to be intimated for calling these general body meetings. Now, for calling these meetings, you need to have a notice period that you always understand. कि अगर मीटिंग बुलानी है तो उसको मीटिंग बुलाने के लिए एक पीरियड होता है, which is as follows. Okay. Now, if you have to call a managing committee meeting, you require 3 days clear notice. A special general body meeting, you require 5 days clear notice. And of course, for the first general body meeting or the AGB or the special GB or adoption of bylaws and even the redevelopment meeting, जहाँ पे selection of the PMC and developer होता है, ये सारे meetings जब आप बुलाते हो, तो there you require 14 days clear notice to be given. So these are the basic period that is required for calling the meeting. Now, we will take up the first one, that is the first general body meeting that is to be called. Now, as I said, कि builder ने building खड़ी की है, लोगों ने plan, and now the next stage, that is where the chief promoter who has signed the application for registration of the society, he is supposed to call the first GBM. The notice will be issued by the chief promoter or the officer authorized by the registering authority. And the first GB is to be called within 3 months from the registration of society. मतलब जिस दिन सोसाइटी रजिस्टर्ड कर दी गई है, उसके 3 महीने के अंदर ये मीटिंग बुलाना अनिवार्य है. और इस मीटिंग में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सर्कुलेट करके उस चीज के ऊपर आपको चर्चा करनी है उस मीटिंग के अंदर. नाउ फेलियर टू डू दिस, मतलब फेलियर टू कॉल दिस मीटिंग एंड डू दिस थिंग, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, उसके बाद only the registering authority has got the powers. Now, as I said, when you're calling the meeting, एक एजेंडा नोटिस आप सर्कुलेट करोगे, तो इस एजेंडा नोटिस का एजेंडा क्या होगा? The first agenda will be to elect the president, because as I said, इस बार आप सब लोग पहली बार एक दूसरे की शक्ल देखने वाले हो, पहली बार मुलाकात होने वाली. This is the first time you are going to interact with your neighbors of the building. So in this meeting, the first agenda will be to elect a president, then the admission of new members, मतलब जिन लोगों ने नाम सिग्नेचर दिए है फॉर फॉर्मेशन और जो लोगों ने नहीं दिए हैं, उनको इस मीटिंग में न्यू मेंबरशिप दिया जाएगा. रिसीविंग एंड अप्रूविंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो पैसा आपने दिया उसका लेखा जोखा इस मीटिंग में रखा जाएगा. एंड अ प्रोविजनल कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. एज यू ऑल नो, नॉर्मली 5 years का टेन्योर होता है. इस प्रोविजनल कमिटी का टेन्योर सिर्फ 1 साल का होगा. और यहाँ पे जो कमिटी आप का गठन करोगे, there will be a topic to discuss about securing the convenience. कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखिए, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ कन्वीनियंस का विषय डिस्कस करना जरूरी है. फिर भी आज ये हालत है, 40 साल हो गए सोसाइटी के पास. ओके, फ्रॉम द प्रोविजनल कमिटी टू कॉल द फर्स्ट जीबी मीटिंग. एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी जैसे फॉर्म होती है तो उसका अफिलिएशन विद द फेडरेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस हैज टू बी कैरिड आउट, एंड एनी अदर मैटर विद द परमिशन चेयर. मतलब उस मीटिंग में अगर और कोई विषय को डिस्कस करना लोग जरूरी समझते हैं तो वो आप ले सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एजेंडा ऑफ द फर्स्ट जनरल बॉडी. देन द अदर जनरल बॉडी मीटिंग व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इज द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, एजीबी जिसे हम कहते हैं. नाउ ये मीटिंग ओनली बोनाफाइड मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स आर अलाउड टू अटेंड. देखिए, इस मीटिंग की एक गरिमा है. इन दिस मीटिंग एवरीबडी कैन नॉट, आई हैव सीन
Many societies who have given me this complaint, sir, पूरा का पूरा खानदान आके बैठ जाता है, या एक घर में रहने वाले 2 या 3 लोग आके बैठ जाते हैं। नहीं, general body meeting में only the bona fide members or the associate members should be allowed to attend. Now this meeting is required to be conducted on or before the 30th of the year. 30 सितंबर के पहले इस मीटिंग को कंडक्ट करना अनिवार्य है। There is no provision of any extension. पहले के जमाने में ऐसा था कि अगर वो लास्ट डेट मिस होती है आपकी, तो you had an extension up to 15th of November. Now this provision is redundant. So either you do it, and if you don't do it, then of course the registering authority will conduct it. The agenda of this notice is to be issued under the signature of the honorary secretary. ये सवाल कई बार लोग पूछते हैं कि सब सिग्नेचर कौन करता है AGM के नोटिस करने को? तो secretary is the one authorized. In case of default in calling the AGM, there is a disqualification under section 75(5) of the Act. So this is a deterrent, and I don't see any reasons for not calling this meeting unless the situation really arises where people are unable to do that. Now, in any meeting that you are going to call, okay, special invitees, you will have to announce it in advance, and there has to be a reason for calling them. Okay, a professional you might invite. जैसे किसी मीटिंग में अगर रिपेयर पे कोई चर्चा होने वाली है, तो मे बी रिपेयर वाले को बुला। Now, when I'm talking about just before I go to this slide about the disqualification and action under section 75 of the Act, you see on the default in calling the meeting within the period prescribed under the subsection 1 or in complying with the subsection 2, 2A, 3 and 4, there will be an action initiated against the members where the registrar will give a reasonable opportunity by issuing a show cause notice, denoting the action to be taken. The registrar may declare disqualification, मतलब after listening to both the parties, and if he feels कि नहीं इन्होंने सचमुच mistake किया है, there is a mistake done on their part. After giving a fair hearing, if he finds them anybody guilty of non-compliance without sufficient reason, then the disqualification will be of the elected members. अभी disqualification के दो पहलू दिए हुए हैं। एक होगा कि the disqualification will be not exceeding the term of 5 years, मतलब 5 साल के लिए वो डिबार कर सकते हैं आपको, and a fine of 5,000. So this is absolutely at the behest of the deputy registrar. Now, when I am proceeding on these lines of who should be present in the meeting, I have specifically taken up this slide, because कई बार I have come across society, मेरे पास तो पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो मैं तो मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ. Let me tell you, as per the provision of bylaw number 104, no proxy or holder of power of attorney or letter of authority shall be eligible to attend the general body meeting of the society on behalf of the member of the society. मतलब 104 clearly कहता है कि no proxy, no power of attorney, no authority letter, nothing. It is only the original owner or the associate member incident. Every active member, any one of them who is attending the voting, the vote count will be only single vote. And also the chairman of the meeting will have a casting vote. In case of a tie happening, the chairman is sitting in that meeting, whoever is selected for that meeting will have the casting vote, and the decision in all general body meetings have to be taken by a simple majority. यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मैं डिस्कस करूंगा. कई बार मैंने देखा है कि सोसाइटीज में किसी सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारी चर्चा होके एक पर्टिकुलर मीटिंग में दे आर गोइंग टू अराइव एट अ डिसीजन मेकिंग, एंड सडनली वन पर्सन, जैसे मैंने कहा कोई असंतुष्ट आत्मा अगर है, तो ही स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ रिसर्च एंड ही स्टार्ट्स थ्रोइंग ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स, एंड सडनली द सोसाइटी, द जनरल बॉडी और अभी क्या करे, अभी देखिए सर ये तो मना कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, society decisions are taken by simple majority. 1 or 2 people cannot keep the society to ransom. At the same time, if they are right, I would still say that the society must consider what they say, but for that they should be presenting whatever they would like to say with proper proof and documentation. Otherwise, by a simple majority,
the society can go ahead and take. Now, what should be the agenda of the general body meeting? Okay. Now, this has been made very simple for you, where the agenda of the general body meeting is already defined. The first one says to read the minutes of the last AGM and the special GBM and to take action thereon. मतलब जो भी लास्ट एजीएम का आपका मिनट आपने सर्कुलेट किए हुए हैं, उस मिनट के ऊपर जो सजेशन ऑब्जेक्शन आए हैं, उसके ऊपर आपने जो भी कार्रवाई की है, उसको मद्देनजर रखते हुए फाइनल स्टेज पे इस जनरल बॉडी मीटिंग में आपको उस मिनट को फाइनल करना है। उसी प्रकार से अगर कोई जनरल बॉडी मिनट बाकी है, वो भी आप इस मीटिंग में लेकर उसको भी आप फाइनलाइज कर सकते हो। बट प्लीज रिमेंबर, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में एजीएम के मिनट्स आप फाइनलाइज नहीं कर सकते, बट एजीएम के मीटिंग में आप स्पेशल जीबी जो भी हुआ है बिफोर, वो आप फाइनलाइज कर सकते हो। अब उसका दूसरा टॉपिक क्या होगा? टू डिस्कस द कमिटी रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड बैलेंस शीट। इसी का मतलब क्या है कि कमिटी को एक अपना रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है स्टेटमेंट के साथ, कि पूरे साल में पूरे साल का लेखा जोखा कि क्या क्या एक्टिविटीज की है और क्या करने जा रहे हैं। दिस इज द हेल्थी साइड ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, वेयर यू आर इन्फॉर्मिंग द पीपल आपने क्या किया है और आप क्या करने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन। Believe me, majority of the people attending the society annual general body meetings are concerned to get information about the expenditure that is done. And of course, then you have experts who will also be putting their thoughts across on whatever income and expenses and balance sheet that you are presenting. So in a healthy atmosphere, a discussion, a debate on this is required to be taken before you finalize it. Then of course, we discuss the audit report and the audit rectification report. So whatever audit report that you have received, that has to be tabled before the house and finalized over there, along with the audit rectification report. कई सोसाइटी में मैंने देखा है कि ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट का उनको पता ही नहीं होता है। दैट वाज रीजन आई सेड दैट दिस शुड बी ऑन योर एजेंडा, सो द कमिटी विल रियलाइज कि यस, वो फॉर्म में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी हमको देना है कि कौन सी गलतियां पॉइंट आउट की है और उसका समाधान आपने क्या किया है। ये दोनों चीजें लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। Then to appoint an auditor for statutory audit from the panel maintained by the register. Now this is a very funny situation which I have observed in many societies. When they sit for the general body meeting, invariably or inadvertently, but not purposely, they somehow forget to bring or to present or to table the names of known auditors from the panel who can be selected in the AGBM. So please understand, when you are going for the AGB meeting, if the term of your previous auditor is ended, then it is necessary that you find out a new auditor. The committee's duty, maybe negotiate with him, discuss with him, take the offer from him, what could be his remuneration, and place this before the general body meeting, and give the general body the prerogative to decide on the selection of the auditor. But the selection has to be done in the AGB meeting. Now, I know there is a question always asked, कि अगर people are not able to finalize the auditor in the AGB, then what happens? Then I've got a very simple solution for that. You authorize your managing committee to do this work, and they can very well find out a suitable auditor and get his appointment done for the society. And then, of course, you have any other matter specifically requiring discussion, concurrence, or sanction of the GB. So, if anybody has got any point which he wants to be discussed in the general body meeting, my humble request and advice to you is that please present your issue in writing to the managing committee. I'll tell you why I'm saying this. There are two reasons for this. Number one, I mean, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो जैसे शर्मा जी ने कहा कि स्याही से लिखी हुई बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है. So it is very necessary that anything that you put in writing has definitely got great weightage. Second thing, you have to give the committee a fair time to prepare an answer to whatever queries or questions that you have got. So in lieu of that, I make a strong recommendation that members who would like a particular subject to be discussed
should send everything in writing to the society so that it can be taken up properly for discussion. And of course, to consider any important communication received from the registering authorities, statutory auditor, government, collector, local or any other competent authority. अगर किसी भी अथॉरिटी से कोई भी किसी भी प्रकार का समन्स आया है, कोई इंफॉर्मेशन आया है, लेटर आया है, so that needs to be placed before the general body meeting. Please understand, साल में एक बार लोग आने वाले हैं, उस वक्त अगर जो भी आपके पास है जो सोसाइटी को पता चलना चाहिए, see, transparency is going to decide how well the society is going to be run. So I advise all societies that maintain transparency. Whatever has come, place it before the members, take their views, have a healthy discussion, debate, and then resolve the issue. So this could be the agenda of your annual general body meeting, which I think covers basically whatever one would like to see attending the general body meeting. Then we have the SGB, जिसके हम special general body meeting कहते हैं. There is something specific regarding this meeting, wherein this meeting shall not transact any other business other than what is mentioned. कई बार मैंने देखा है कि स्पेशल जीबी आप बुलाते हो 2 या 3 सब्जेक्ट के लिए और वहां पे चौथा, पांचवा, छठा जो सब्जेक्ट इंक्लूड भी नहीं किया है उसको लोग शुरू हो जाते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का मतलब ये है कि इट हैज बीन कॉल्ड विद अ स्पेसिफिक पर्पस to discuss a specific subject or a specific topic or a specific issue. So people need to understand that the discussion has to be only pertaining to that topic and nothing beyond that. Now, when do you call a special GB? Because जैसे मैंने कहा कि साल में AGB मीटिंग सिर्फ एक बार होती है, मतलब पूरा जमघट कब बैठता है एक साथ, वो साल में एक बार AGB में बैठता है. लेकिन नॉट नेसेसरी कि साल में एक ही बार आप मिलो, आप हर महीने मिलो, हर हफ्ते मिलो, नोबडी स्टॉप्स यू. तो अगर आपको मिलना है तो उसके लिए जो मीटिंग बुलाई जाती है उस मीटिंग को कहते हैं स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग. जैसे मैंने कहा, इस मीटिंग का एजेंडा स्पेसिफिक होना चाहिए, बट ये मीटिंग कब बुलाई जाइए. एज पर द बायलॉज, स्पेशल जीबी इज टू बी कॉल्ड एट एनी टाइम एट द इंस्टेंस ऑफ द चेयरमैन. चेयरमैन को लगे तो डेफिनेटली ही कैन इनिशिएट टू कॉल दिस मीटिंग, और बाय डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी एमसी. अगर एमसी मेंबर्स को लगता है भाई ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमको मीटिंग बुलानी है, लोगों से चर्चा करनी है, और मे बी रिक्वेस्ट साइन बाय 1/5 ऑफ द मेंबर्स. अगर मेंबर्स को लगता है कि नहीं ये मीटिंग बुलानी है और इस पर चर्चा जरूर करनी है, तो 1/5 मेंबर्स कैन साइन एंड रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल जीबी. और द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है, if they feel कि नहीं इस विषय पे जनरल बॉडी बुला के कुछ विषय के ऊपर समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है, दे कैन कॉल. हाउसिंग फेडरेशन के पास ये अख्तियार है, दे कैन डू दैट. किसी भी मीटिंग में जैसे मैंने कहा कि मेंबर्स का आना तो आपको डेफिनेटली लाजमी है, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर को आपको उस मीटिंग में बुलाना है एज अ स्पेशल इनवाइटी, तो एक प्रायर अनाउंसमेंट उसका करना बहुत जरूरी है. डोंट गिव पीपल अ शॉक बाय सेइंग कि ये साहब को हमने बुलाया और ये आके बैठ गए हमारे साथ. पीपल शुड नो कि ये मीटिंग के लिए so and so person is going to be available for this meeting. Of course, he has to be connected with the subject, तो ही मजा आएगा उनको उनके वहां होने का. And finally, of course, the only meeting which is left to discuss is the managing committee meeting. मतलब ये वो मीटिंग है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स कंडक्ट करते हैं. तो ये जो कमिटी का गठन जब आप करते हो, तो ये कमिटी की मीटिंग जब आप लेते हैं तो उसको मैनेजिंग कमिटी मीटिंग कहते हैं, विच इज हेल्ड वंस इन अ मंथ, वेन्यू प्रेफरेबली इन द सोसाइटी प्रेमिसेस. Quorum is very necessary for this meeting. If required, the chairman for this meeting can be announced. मतलब suppose if there is a situation where the chairman जो भी आपने select किया for the managing committee, he does not want to chair that meeting. Every meeting you could have a new chairman. There is no issue on that. The honorary secretary will issue the agenda notice to all the members of the managing committee. Managing committee का जो agenda notice भेजा जाएगा वो सिर्फ committee members को ही भेजा जाएगा.
ये जनरल मेंबर्स को सर्कुलेट नहीं होता है। एंड जितनी भी मीटिंग्स होने वाली है उसका रिकॉर्डिंग कौन करने वाला है? तो मैनेजिंग कमेटी में जो ऑनररी सेक्रेटरी है, he will be recording the minutes of the meeting. Considering the current situation wherein there is no scope for conducting the MC meeting. Now, before I came on this slide, I made a statement that it is necessary that every month one managing committee लेना बहुत जरूरी है। तो जाहिर है इस सिचुएशन में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा करंट सिचुएशन में क्या बताते हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। The current situation wherein there is no scope for conducting the MC meeting, and since it is mandatory to conduct the MC meeting, the Commissioner of Cooperation and Registrar of Cooperative Societies Maharashtra State has issued a latest circular dated 22/4/2020 for conducting the board meeting through a video conferencing or any other digital option. मतलब सिर्फ MC meeting conduct करने के लिए they have given you permission. अब ये जो MC मीटिंग आप कंडक्ट करने वाले हो वो किस प्रकार कंडक्ट करना है उसका भी लेखा जोखा यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। वो ये बताया गया है उस 24/4/2020 के लेटेस्ट सर्कुलर में, वो ये बताया गया है या फॉर कॉलिंग द MC मैनेजिंग कमेटी मीटिंग द एजेंडा नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, वी सेंड इट हैंड डिलीवरी, बट जैसे मैंने कहा कि नाउ सिंस देयर इज सोशल डिस्टेंसिंग वी आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, सो थ्रू द व्हाट्सएप, थ्रू द ईमेल और थ्रू एनी डिजिटल मीडियम बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। मतलब बाय लॉ क्या कहता है, मतलब फॉलो क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो एजेंडा नोटिस आप भेजने वाले हो, इट कैनॉट बी सेंट एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग सेइंग 4 बजे का मीटिंग है। प्लीज अंडरस्टैंड द bylaws clearly stipulate that for calling any managing committee meeting, a 3 days clear notice period is required to be followed. So if you are sending a managing committee meeting notice to your managing committee members, it could be through a WhatsApp, it could be through email or any digital medium that you choose. But this factor has to be taken into account that you send it with a clear-cut 3 days notice. And those attending the meeting required to take suitable precautions. प्रिकॉशन तो डेफिनेटली लेना ही लेना है, मतलब जैसे मास्क पहनना है या मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। बट यहाँ पे व्हेन वी आर सेइंग दैट व्हाट्सएप ये सब कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली आई थिंक जूम मीटिंग या किसी ऐप के थ्रू मीटिंग लेना है तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप बन जाता है उसमें। नाउ द गाइडलाइंस फॉर इशूइंग द नोटिस, द मिनट्स, रेजोल्यूशन, ओके, द एजेंडा नोटिस इज टू बी पोस्टेड ऑन द सोसाइटी नोटिस बोर्ड, जो हम नॉर्मल करते हैं। रिसेंटली अब जैसे तरक्की की है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत जोरों शोरों से इन्वॉल्व हो चुका है, तो वाइट द ईमेल एंड व्हाट्सएप यू कैन सेंड। द एजीबी एंड द स्पेशल जीबी लेफ्ट द सोसाइटी एंड हैज गॉन आउट, भाड़े पे रखा हुआ घर को, और वो अपना एड्रेस देके जाता है, तो डेफिनेटली ईमेल व्हाट्सएप यू कैन सेंड इट टू हिम थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट। नाउ एक्नॉलेजमेंट इज रिक्वायर्ड ऑफ द एजेंडा नोटिस टू बी ऑब्टेन्ड, सो व्हेनेवर यू रिसीव, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू acknowledge agenda notice to be served on MC members only, which I've already said कि MC members अगर आप कंडक्ट कर रहे हो तो सिर्फ MC members को ही आप भेजोगे। Now the general guidelines for notice minutes and regular minutes is as follows. The agenda notice, now the quorum of the general body has to be 2/3 of the total members or 20, whichever is there. I know majority of people even sitting today live will definitely come up with or rather agree with me कि सर कोरम अटेंड करना सबसे मुश्किल काम होता है। कमिटी मीटिंग हो, जनरल बॉडी मीटिंग हो, एजीबी हो, कोई भी मीटिंग हो, कोरम में बड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज कोरम जमा करते करते बड़ा मुश्किल होता है, डिले होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोरम या 2/3 या 20 विचएवर लेस एक बार आपने अटेंड कर दिया, अगर किसी वजह से if you are not able to attend this quorum in a general body meeting, not the MC meeting, only for the general body meeting, then you have to adjourn this meeting for half an hour. And in that half an hour also, if God forbid, खुदा ना करे कि you don't have that kind of an people who are there, then maybe you adjourn it for 7 days, but conduct the meeting within a month of that notice. So that is very, very necessary for people to do. Now, next. If quorum is not attained, I mean, let us understand the situation. आधा घंटा रुके फिर भी नहीं आया,
तो क्या करोगे? जैसे मैंने कहा कि यू गो फॉर एन एडजॉर्न मीटिंग। 7 दिन के बाद अगर आपको एडजॉर्न मीटिंग लेनी है, तो इस एडजॉर्न मीटिंग के लिए नो सेपरेट नोटिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जो लोग प्रेजेंट है उनको बताया जाएगा कि वी आर एडजॉर्निंग दिस मीटिंग and 7 days बाद or within a month, whatever period that you decide, you're going to conduct this meeting for which you don't require to issue a separate notice. Adjourned meeting shall be held whether quorum is formed or not. Now in this meeting, as I said, यहाँ पे ना हम रुकते बाद में जो भी लोग बैठे हैं, we consider them as the quorum and we transact the business as per the agenda notice. Now for SGBM requested meeting, quorum not attend within half an hour or an hour, the meeting stands dissolved. मतलब in MC meeting, if you do not have your quorum, then that meeting has to be dissolved. Now, even in the special GB or the AGM that you're calling, if you are not giving this footnote, then it is understood that if you are not able to attain that quorum, then that meeting cannot be conducted. You have to dissolve that meeting and call for fresh meeting. Now, when I said footnote, of this question वो क्या होता है, मतलब what kind of footnote should be there? So a sample I'm presenting here for you. If quorum is not attained within half an hour of the appointed time, the meeting shall be adjourned, and the adjourned meeting shall be reconvened at whatever AM PM that we decide on the same day at the same place, and business on the agenda of the notice shall be transacted whether there is a quorum or not. So this is the footnote that you need to present when you're sending the. Okay. Second is, only eligible members or in their absence, associate members can attend and participate in the meeting. And third, any other matter required to be discussed in the AGM meetings to be sent minimum 4 days, 5 days, whatever you feel is comfortable. You have to give a comfortable period where people can present their issues before the committee, and then you can. So it's necessary that you give a photo so people understand कि भाई इतने दिन पहले अगर हम देंगे तो सुनवाई हो सकती है. As I said, you don't expect to give 24 hours notice or in the meeting itself put on a question and expect them to answer with in detail. So that could be a problem. That is why we always advise that a footnote be given so people understand कि भाई meeting इस प्रकार से होनी वाली. The meeting to be conducted strictly as per the agenda of the notice. ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि मीटिंग जब आप कंडक्ट करते हो, कि जनरली क्या होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग पहले आके जमा हो जाते हैं, कुछ बिफोर टाइम आते हैं, जो कुछ इन टाइम आते हैं, waiting for the quorum to get attained, invariably people start discussing some topics here and there, and without realizing, the discussion goes to such a level that it virtually forms the first agenda on the first subject agenda of that meeting. And ये discussion कभी इतना stretch हो जाता है कि agenda पीछे रह जाता है. So my humble request and advice to all the committee members and even members of society is that the meeting to be strictly conducted as per the agenda on the notice. कई बार मेंबर आके कहते नहीं नहीं मुझे ये पॉइंट पहले डिस्कस करना है. नहीं, अगर एजेंडा हमने दिया है तो हम डिस्कशन एजेंडा के हिसाब से ही करेंगे. Chairman of the committee to preside in his absence or unwillingness, members to elect a member to preside for the meeting. As I said, all decisions to be recorded with a resolution. हर जो भी डिसीजन, whatever resolutions आप लेते हो मीटिंग में, ओके, उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है. एंड जो भी रेजोल्यूशन आप रिकॉर्ड करते हो उसको एक प्रपोजर और सेकंडर लेना बहुत जरूरी है. डिसीजन टेकन बाय सिंपल मेजोरिटी अनलेस स्पेसिफिक मेंशन जीआर, बिकॉज जैसे हम रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग दिया कि भाई इतने लोगों ने इस तरह से डिस्कस करना या रिजॉल्व, आई मीन उनका डिसीजन इतने लोगों ने वोट किया तो ही होता है, तो वो एक अलग है. वरना नॉर्मली सिंपल मेजोरिटी पे आप डिसीजन लोगे. एंड डिसीजन टेकिंग इन द मीटिंग इज बाइंडिंग ऑन ऑल. मतलब कई बार लोग ये समझते हैं कि मैं तो था ही नहीं उस मीटिंग में, तो मैं तो इस डिसीजन को मानता नहीं हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड, पहली बात तो मीटिंग में शिरकत करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है. और अगर किसी वजह से आप मीटिंग में नहीं जाते हो तो उस मीटिंग में मेजोरिटी जो डिसीजन दिया गया है वो बाइंडिंग है. मैं ये नहीं कहता कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इट्स बाइंडिंग ऑन पीपल हु आर अटेंडिंग एंड हु चूज टू रिमेन एब्सेंट फॉर व्हाटएवर रीजंस दैट. Then the recording of the minutes. Okay, the secretary to draft the minutes to be approved by the MC in its committee meeting. मतलब ये जो ड्राफ्टिंग होता है, मतलब who is going to note the minutes? Secretary. But with passage of time और सुविधा के लिए
आज की तारीख में कई सोसाइटीज में मैनेजर्स रखे जाते हैं जो उसको नोट करते हैं, बट हैविंग केप्ट अ मैनेजर टू जॉट डाउन द पॉइंट, अल्टीमेटली ड्राफ्टिंग इज द responsibility or prerogative of the secretary of that society. MC मीटिंग टू फाइनलाइज मतलब किसी भी मिनट्स को फाइनलाइज करने के लिए एक तरीका दिया गया है। वो तरीका ये है कि जो भी मिनट ड्राफ्ट किए जाते हैं उसको ड्राफ्ट मिनट कहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। उस मिनट को एक मैनेजिंग कमेटी बुला के उसमें रखा जाता है। सबसे पहले मैनेजिंग कमेटी की राय ली जाती है, वहां पे कोई करेक्शन, कोई सजेशन, ऑब्जेक्शन हो तो वो किए जाते हैं। एंड ये ड्राफ्टेड मिनट एमसी में रखने के बाद आफ्टर एडिशंस, डिलीशंस, एनीथिंग एंड फाइनल अप्रूवल, then these meetings are to be circulated to the members. Any dispute regarding the contents of the drafted minutes are to be resolved by voting. मतलब एक बार जब आपने सर्कुलेट किया तो लोग अपनी राय रखेंगे, उसके ऊपर भेजेंगे, वो सही होगा, कहीं गलत होगा, इसका विचार विनिमय आपकी एमसी करेगी और एमसी निर्णय लेगी कि ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये जो कह रहे हैं ये मिस आउट हुआ है या नहीं मिस आउट हुआ है, और उस बेसिस पे आप मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करेगी कि किस मिनट्स को हम प्रेजेंट करेंगे जनरल बॉडी सामने, और जनरल बॉडी तय करेंगे उसको पास करना है कि नहीं करना है। तो द सेक्रेटरी एंड प्लेस इट बिफोर द एमसी ऑफ कोर्स, एंड एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स टू बी रिजॉल्व बाय वोटिंग। मतलब अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वोटिंग के साथ ही आप डिसाइड करोगे कि वो मिनट रखना है या निकालना है। प्लीज अंडरस्टैंड, द मिनट्स ऑफ द मीटिंग should be circulated within 3 months of the date of the meeting. To be prepared, rather, sorry, I'm sorry. It is to be prepared within 3 months of the date of the meeting and to be circulated within 15 days of the committee meeting. मतलब जिस दिन आप उसको ड्राफ्ट करते हो और सर्कुलेट करने के लिए 15 डेज आपको दिया जाता है, जिस दिन भी आप फाइनलाइज करते हो उसके बाद 15 डेज तक आपको सर्कुलेशन के लिए टाइम दिया गया है। Members, as I said, to communicate their whatever they have got within 15 days from that date of circulation. मतलब you cannot send a direct जनरल बॉडी में जाके वहां पे हो हल्ला करूंगा। आपको जो भी कहना है 15 डेज पहले आप अपना जो भी कहना है आप उनको भेज सकते हो। Now the secretary is the person who is authorized to record this minutes. मतलब जो भी उस जनरल बॉडी में फाइनल होगा उसको रिकॉर्ड करने का जिम्मा सेक्रेटरी के पास है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, एनी रेजोल्यूशन दैट इज बॉट इन द जनरल बॉडी, ओके, इफ इट हैज टू बी स्क्रैप्ड और रिमूव, ओके, 6 महीने तक यू कैन नॉट डू इट। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट द मेंबर्स कि किसी भी रेजोल्यूशन को हड़बड़ाहट में, जल्द में, घाई घाई में पास मत कीजिए। चर्चा होने दो, डिस्कशन होने दो, सबकी राय या मेजोरिटी की राय भी अगर बनती है उसके बाद रेजोल्यूशन पास। नाउ एज आई सेड रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द एजीबी, स्पेशल जीबी, इट हैज टू बी इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। मतलब sorry, I'll go to this slide. Okay, recording of the AGB and MC meetings of the meeting should be in either English, Marathi or Hindi, because ये 3 languages, English and Hindi, आम आदमी मतलब जनरल जनता जानती है, और मराठी because we are in Maharashtra. I think these 3 languages can be used. Okay, then it has to be in a specific format and in separate books. कई बार मैंने ये देखा है कि एक ही किताब में कमिटी मीटिंग भी लिखी जाती है, जनरल बॉडी मीटिंग भी लिखी जाती है, और एजीबी मीटिंग भी लिखी। बताया गया था संभालने के लिए आसान पड़ता है। यहाँ पे कुछ कायदे कानून दिए हैं, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो इट हैज टू बी इन स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड इन सेपरेट बुक, मतलब सेपरेट बुक में ही करना है। हैंड रिटन मिनट्स आप अगर करते हो तो इट इज रिकमेंडेड, बट आज की तारीख में कट पेस्ट ही चलता है, तो पीपल प्रीफर की कंप्यूटर पे उतार के शीट बना के उसको चिटकाया जाता है। इसमें सिर्फ एक चीज आपके जहन में लाना चाहता हूँ, वो ये है, आप कंप्यूटर से जो विद पैसेज ऑफ टाइम कई बार ऐसा होता है वो स्याही मिट जाती है। मेनी टाइम्स a lot of distortion you will observe in that.
So that is why we always recommend कि बॉल पेन से अगर आप लिखते हो तो ये प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ता है. So it is necessary, or it is rather I would recommend that you handwrite the minutes in the register. MC का रजिस्टर अलग, स्पेशल जीबी और एजीबी का रजिस्टर अलग. Any disputes regarding content of the drafted minutes. Now this is that interesting topic. कि members are not in agreement with the minutes, okay, and if there is any point that they would like to discuss, it has to be resolved by voting only. वोटिंग लेके आप रिजॉल्व कर सकते हो. देखिए मैंने जैसे कहा कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो यहाँ पे हर चीज को अगर कोऑपरेशन से आप करोगे तो 100% चैलेंज ओनली इन दी कोऑपरेटिव कोर्ट. सो अगर किसी को कोई रेजोल्यूशन चैलेंज करना हो, कोई जनरल बॉडी एमसी मीटिंग का लेखा जोखा है, उसके ऊपर आक्षेप है, नाउ द वेरियस रिडर्सल फोरम, जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी जब चलती है तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, बहुत तरह के. एंड व्हेन आई से पीपल फेस, मतलब आई मीन ऑन बोथ साइड. द कमिटी आल्सो फेसेस, द ऑफिस बेयरर्स आल्सो फेस, आम जनता, द पब्लिक, द मेंबर्स, दे आल्सो फेस. नाउ व्हेन देयर आर इश्यूज एंड यू आर लुकिंग एट अ रिजॉल्व, so here are those forums which you can approach for getting resolve of your issues. The registrar, who is Prabhu Sahab ki bhasha mein Brahma Vishnu Mahesh of our cooperative housing society. Then of course the cooperative courts, your own general body, and of course the housing federation. So these are the forums. And कौन सा कंप्लेंट कहाँ लेके जाना चाहिए वो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत बार हमने देखा है कि लोग गलत जगह कंप्लेंट करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी सुनवाई हुई नहीं, हमको न्याय नहीं मिला. रिमेंबर, कंप्लेंट टू बी गिवन इन राइटिंग टू ऑफिस बेरर. कंप्लेंट हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए. बट अनूमन ये देखा गया है, कई बार हमने ये देखा गया है कि पीपल प्रिफर टू गिव देयर कंप्लेंट टू अ वर्किंग सेक्रेटरी और अ चेयरमैन. लिफ्ट में सेक्रेटरी मिल गए तो शुरू हो गए भाई साहब, गेट पर चेयरमैन मिल गए तो शुरू हो गए भाई साहब. यहां तक के किसी थिएटर में या किसी क्रिकेट मैदान में या कहीं मैच में कहीं भी मिले तो शुरू हो जाते हैं, अरे यार आपसे एक बात करनी थी, आपको एक प्रॉब्लम बतानी थी. माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मेंबर्स ऑफ दिस हाउसिंग सोसाइटी, एनी कंप्लेंट दैट यू नीड टू गिव, प्लीज इंश्योर दैट यू गिव इट इन राइटिंग टू द ऑफिस बेयरर. एंड व्हेन आई से गिव इट इन राइटिंग, obviously take an acknowledgement. Don't just give it and move on. Decision on the complaint will be taken in the MC meeting to be convened within 15 days. मतलब अब उनका दायित्व, as they say, the ball is in their court. So the MC will be called, already convened, and the topic is not of life and death situation or very important maybe. The next MC meeting that could be called will definitely take up this topic, and unsatisfied members may approach the competent authority. मतलब जो भी decision आपको बता गया, if the decision is not communicated within 15 days of the letter, you have this option. Or if you are not satisfied with the decision, you have this option. Or if they require any further clarification which you are not getting, then all those forums which I have said, you have got option to approach them depending on what kind of a problem that you are facing. The complaint to the registrar for matters pertinent to the following issues. So अगर आप रजिस्टर को कंप्लेंट करते हो तो आपकी कंप्लेंट का जो स्वरूप है वो क्या होगा? You know, maybe if there is registration of society done and you have a problem on that, there is a refusal of membership, there is non-registration of the नॉमिनेशन, मतलब आपने नॉमिनेशन दिया लेकिन वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे. देन नॉन अप्रोप्रिएशन चार्जेस अगर उन्होंने ज्यादा लगाया है, इट इज नॉट एज पर द गवर्नमेंट सर्कुलर. इफ देयर इज एनी डिमांड ऑफ एक्सेस प्रीमियम, मतलब इस प्रीमियम का बहुत बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम बहुत सारी सोसाइटीज में हमने देखा है कि डिफरेंट सोसाइटीज हैव फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स फॉर चार्जिंग प्रीमियम for flats which are sold. So if a member has got a grievance regarding this, then where you got to go?
Then non-supply of copies of records and documents. Definitely अगर as a member you have got all rights to ask for documents and records. और वो अगर आपको नहीं दिया जाए तो where do you need to go? Registrar of Society. And tampering, suppression and destruction of society records. If you are having a concrete proof regarding this, the forum where you have to address this issue is the Registrar of Cooperative Society. Okay. Then more issues such as non-acceptance of correspondence or checks. Please understand, any has to accept that. Non-maintenance or incomplete maintenance of records and books of accounts. If you come across that, you can complain. Non-preparation of the annual accounts reports within the prescribed period. लोगों का बहुत इसका period में नहीं दिया है. Which is the best authority? Registrar. Misappropriation, misapplication of funds. Same authority. Defaulter, disqualified member on the committee. अगर आपको लगता है कि committee का member is a defaulter himself or he is disqualified under various sections, so definitely you have to lodge a complaint with the registrar saying that this person should not remain on the committee. Then if you find that any investment of funds without the prior permission, that is, they have not taken proper permission to do investments, then the registrar is the authority. Or reconciliation of any kind of accounts that you feel need to be done. Then the audit regular reports, non-conducting of elections before the expiry of the term, as I already told you under section 75(5). So that complaint you will be making to the registrar that they have not taken the election. Rejection of nominations under any non-calling of general body meetings within the prescribed period. 30 सितंबर चला गया, मीटिंग नहीं बुलाई है, तो आपको जाना है रजिस्टर के पास. Resignation by the committee, पूरी कमिटी रिजाइन किया है, अब किसके भरोसे? तो you have no option but to approach the registrar. Any other matters which fall under jurisdiction, मतलब इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा मैटर है जो within the jurisdiction of the registrar, तो definitely you can go there. And that is one forum where majority of the issues are resolved. Majority. Very few issues which I see going to other, maybe the high courts or the cooperative courts or other courts. But majority of the matters are taken up with the registrar to resolve this matter. Then, of course, you have got the cooperative court, which plays a very, very, very important part for cooperative housing societies. Let me share something with you today. ये हमारी स्टडी है या हमारा अनुभव है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ. जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने देखे या जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आई हैव एनकाउंटर्ड, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम टू थिंग्स. मतलब हर प्रॉब्लम का उगम कहाँ से होता है, तो दो इश्यूज होता है. वन इज इन्फ्लेटेड ईगो. मेंबर्स के कहो, कमिटी मेंबर्स के कहो, ऑफिस बेरर्स के कहो, हर एक के ईगो इतने भयानक होते हैं कि छोटी छोटी बात को भी वो कोर्ट तक ले जाते हैं. और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे खतरनाक इश्यू हर सोसाइटी में देखने को मिलता है वो है पार्किंग. पार्किंग पे न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे किस्से हमने देखे जहां लोग मारने पे उतारू हो जाते. तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट पार्किंग का अगर इश्यू हो तो द फोरम विच यू हैव टू अप्रोच इज cooperative court. Please do not take the law in your hand. Then, of course, allotment of flats है. If you have got any reservations against the resolution of the MC or the GB, you are not in agreement to the escalation of the construction cost if there is some repair work going on. You are not in agreement to the appointment of the developer, contractor, architect. जो भी appoint किया, अगर you are not in agreement, आपको लगता है कि यहाँ there is some connivance और कहीं साटा लोटा है, कुछ दाल में काला है, तो डेफिनेटली कोऑपरेटिव कोर्ट. अनइक्वल वाटर सप्लाई, दिस इज वन फोरम. एक्सेस रिकवरी ऑफ ड्यूज अगर किया है मेंबर्स से तो डेफिनेटली ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. इलेक्शंस का अगर कोई इश्यू है तो कोऑपरेटिव कोर्ट में ही जाना है. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बाद में ये सब्जेक्ट टाइम बार हो जाता है और गलत फोरम में जाने का उनको खामियाजा भरना पड़ता है. So the right forum for an election dispute would be only the cooperative court. And of course, any kind of reservations or any kind of problems that you're facing, regarding the repairs, including major repairs, internal repairs, leakages,
ये बहुत बड़ा मसला है। तो इसको लेकर आपको कहाँ जाना है? कोऑपरेटिव कोर्ट में आपको इसको फाइल करना है। देन यू हैव द कॉर्पोरेशन और द लोकल अथॉरिटी, डीएमसी जिसे हम कहते हैं, किसी भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में, किसी भी प्रकार का अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन एनकोर्स में आपको दिखता है तो कमिटी से दरख्वास्त है कि कृपया उसको तोड़ने के पीछे या फिजिकली इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई अगर सोसाइटी को आ रहा है, अगेन डीएमसी को आपको जाना। चेंज ऑफ यूजर बाय द मेंबर ऑफ द ऑक्यूपेंट अगर है किसी वर्ष, तो अगेन डीएमसी को अप्रोच करना है। बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसकी अथॉरिटी कौन है? डीएमसी, बिकॉज देयर इज अ डिपार्टमेंट प्रॉपर ओवर देयर व्हिच लुक्स आफ्टर ऑल दिस। ऑफ कोर्स एनी अदर मैटर, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई मैटर है तो उनकी ज्यूरिडिक्शन में है, तो डेफिनेटली आपको उनके पास जाना है। अगर आप मुझे पूछे, जैसे मराठी में एक कहावत है कि मतलब शहाण्यानी कोर्टाची पायरी चढू नये। कहने का मतलब ये है कि जहां तक हो सके कोर्ट कचहरी में न जाते हुए अपने ही दालान में, अपने ही परिप्रेक्ष्य में अगर बैठकर प्रॉब्लम का डिस्कशन किया जाए तो उसका हल निकलता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक्ट, रूल्स और बायलॉज इतने अच्छी तरह से लिखे गए कि सारी चीजों का समाधान उसमें आपको मिलेगा। फिर भी अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि भाई आपको न्याय नहीं मिला है या आपको न्याय यहीं से मिलेगा, तो और एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, दैट इज सिटीजन सिविल कोर्ट, जहाँ पे नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट का अगर टर्म कंडीशन कंप्लाई नहीं किया है बाय एंड बिटवीन द बिल्डर एंड डेवलपर, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई टर्म कंडीशन जो उसने कंप्लाई नहीं किया है, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल इज अ कन्वेंस, जो आपको मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला है, तो सिटी सिविल कोर्ट इज द फर्स्ट ऑप्शन which is there now also. You can go. Then if there is a substandard construction, again you have got this, you can go there. There is an escalation of the cost, construction cost, मतलब डिसीजन पहले किसी अलग कॉस्ट में हुआ और बाद में एस्केलेशन हुआ है, which is not justified, then you have to go to city civil court. And of course after that the police. Okay. Now ये पुलिस का रोल क्या है वो मैं आपको एक सेकंड में समझा देता हूँ। डेफिनेटली एनी न्यूसेंस दैट इज देयर ड्यू टू द फॉलोइंग, मतलब अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द फ्लैट, मतलब किसी फ्लैट को, मतलब फ्लैट जनरली आप किस लिए लेते हो? रहने के लिए। फ्लैट यू आर टेकिंग फॉर रहने के लिए, फॉर हैबिटेशन। नाउ इफ यू आर यूजिंग इट इन एन अनऑथराइज्ड वे, मे बी अ फ्लैट, अ शॉप, अ पार्किंग स्पेस, ओपन स्पेस, व्हाटएवर, ओके, देन who you have to approach, मतलब उस जगह पे अगर कुछ गलत काम चल रहा है तो डेफिनेटली पुलिस आएगी उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए। कोई थ्रेटनिंग हुआ, कोई असॉल्ट हुआ बाय और टू द मेंबर, तो कहाँ जाओगे आप? पुलिस स्टेशन जाओगे। मुझे याद है एक सोसाइटी में ऐसा हुआ था कि कोई कुतु में हुई और थोड़ी धक्का बुक्की हुई सेक्रेटरी और उस मेंबर के दौरान, तो उस मेंबर ने जाके रजिस्ट्रार को कंप्लेंट दिया कि फिजिकल असॉल्ट की। तो समझाना पड़ा कि फिजिकल असॉल्ट इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन हिज ज्यूरिडिक्शन, यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन। क्योंकि थ्रेट है या असॉल्ट है तो पुलिस बैठी है इसको रिजॉल्व करने के लिए। एनी अदर मैटर में मैं यही कहूंगा कि जब आप जनरल बॉडी बुलाते हो और आपको अगर कोई अंदेशा है, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, यू हैव एन thought coming to your mind that there is going to be some problem, the police is the right body whom you can approach, for giving you protection, to ensure that the general body is run in a very smooth way. So I think these are the kind of results and these are the kind of issues that normally society faces. Thank you very much for